Hi student, I hope you all were safe and safe at your home. Today your online classes again is started, and you all know in the previous study we have clarified the chapter number first of geography and the chapter number first of the history. Today I am going to start your new portion of your civics, the first chapter, constitution. And I hope you all were understanding my teaching skill, and you all were completing your notebook, and you all were completing your all exercises. I will tell you student, if you have any problem of my any portion, then you can call me, you can ask me question, and you can ask me any topic of my subject again. So now start today's टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान. ठीक है, इससे हम आप लोग के सिविक्स पोर्शन का जो हिस्सा है इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर है आपका. एंड बहुत ऐसे बच्चे होंगे हो सके जिन्होंने अपना प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट नहीं किया हो, तो प्लीज़ डोंट बी हेजिटेट, आप परेशान ना होइए. आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं. फ़िलहाल में हम आप लोग का जो पोर्शन सिविक्स है उसे हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे पढ़िए और इसे समझिए. जो नहीं समझ में आए वो हमसे पूछिए. ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पोर्शन. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फुटबॉल, अ गेम many of you have probably heard of or even played. As the name suggested, this is game that involve the players feet. आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक गेम से शुरू करने जा रहे हैं, संविधान से. संविधान जो है वो इस गेम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. वो गेम का नाम है फुटबॉल, जिसको कि मे बी आप सभी लोगों ने क्लियरली सुना होगा और मे बी यू हैव प्लेड वेरी वेल, या फिर आप लोगों ने बहुत अच्छे से फुटबॉल को खेला होगा सब. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस गेम को हम खेलने के लिए हम लोग को पैरों की ज़रूरत या फिर फिट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम लोग पैरों से मार करके इस फुटबॉल को खेलते हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ द एनी प्लेयर एक्सेप्टेड द गोल कीपर. रूल ये है कि अगर ये जो फुटबॉल का बॉल है अगर किसी भी जो गोल कीपर है उसके अलावा दूसरे के हाथ से टच कर जाता है, दैन दिस इज़ द कंसाइडर्ड ऑफ फॉल. तो उसको हम लोग फॉल मानते हैं, एक मिस्टेक मानते हैं. ठीक है, वो गेम में गलत नियम होता है. यानी हम लोग फुटबॉल को हाथों से नहीं छू सकते हैं, ये नियम बनाया गया है. और इसे छूता कौन है? बस गोल कीपर छू सकता है. ठीक है. सो इफ़ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड आर पासिंग इट द अराउंड, दैन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. अगर सारे खिलाड़ी ऐसा करने लगे कि बॉल को पैर से ना मार करके उसको हाथों में लेकर के एक दूसरे को बॉल थ्रो करने लगे और खेलने लगे, तो ये जो नाम है ना गेम का, फुटबॉल, ये रह ही नहीं जाएगा. सिमिलरली, ठीक उसी तरह से अदर गेम्स भी हैं, सच एज द हॉकी है, क्रिकेट है, आल्सो हैव रूल अकॉर्डिंग टू द विच दे आर प्लेड. किसी भी गेम को हम उसकी नियम और कायदे कानून के हिसाब से ही खेल सकते हैं. उसमें हम लोग अपने मन को नहीं ला सकते हैं, अपने मन का हम लोग नियम नहीं बना सकते हैं. एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फॉर अनदर. और इसी तरह से ये जो गेम के नियम हैं वो हम एक दूसरे को सभी को खेलने में सहायता करते हैं. वरना ऐसा हो कि कोई रूल रेगुलेशन ना हो तो सब लोग अपने मन का ही गेम खेलने लगे. कोई बॉल ले ले तो दूसरे को दे ही ना, ले करके खड़ा ही हो जाए. लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रूल बनाया गया है, तो रूल के हिसाब से सभी लोग एक दूसरे को बॉल थ्रो करते हैं. एज देयर आर फंडामेंटल टू द गेम. जैसे गेम का एक अधिकार है, उसका एक फंडामेंटल राइट है कि कैसे उसको खेला जाता है. वी कैन आल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ द गेम. उसी तरह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, एक गेम का संवैधानिक रूल भी है. किसी गेम को खेलने के लिए संवैधानिक रूल भी उसका होता है. इसी गेम के जैसे लाइक दिस गेम अ सोसाइटी आल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूटिव रूल. इसी तरह से जैसे गेम को खेलने के लिए एक संवैधानिक नियम है, उसी तरह एक सोसाइटी को चलाने के लिए भी एक संवैधानिक नियम की ज़रूरत है. एक नियम चाहिए दैट मेक इट व्हाट इट एंड डिफरेंशिएटेड इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी. और यही एक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है
जो एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से अलग करता है, किसी को सिविलाइज्ड किसी को अनसिविलाइज्ड बना देता है। इन लार्ज सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ द पीपल लिव टुगेदर, बहुत ऐसी सोसाइटीज़ है जिसमें बहुत अनेकों प्रकार के कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। दिस रूल आर फाउंडेमेंटल दो कंसेंसस, और ये जो अधिकार है ये सब हमारे सेंसेस हमारे संविधान के अनुसार बनाया गया है। एंड इन द मॉडर्न कंट्रीज़, अगर हम इस समय मॉडर्न कंट्रीज़ की बात करें, दिस कॉन्सेंसियस, ये जो हमारा कॉन्सेंसियस है, जो हमारा ये विचार है, इज़ यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। तो इसको हम लोग इस समय एक लिखित संविधान के रूप में प्राप्त करते हैं। कहाँ पे? मॉडर्न कंट्रीज़ में। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और वही एक लिखित नियम, कायदे, कानून की पोथी, किताब, वही हमारी क्या है? संविधान है। जैसे मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि एक फुटबॉल को खेलने के लिए भी रूल होता है, उसी तरह से एक हमारे समाज को चलाने के लिए भी रूल, रेगुलेशन, कायदे, कानून बनाए गए हैं, और ये लिखित रूप में है। और उस लिखित रूप की जो पोथी है, जो बुक है, उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 एंड इन द क्लास 7। हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में 6 और 7 दोनों क्लासेस में सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ बुक के अंदर पढ़ चुके हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीइंग क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन? क्या आप कभी ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हुए हैं कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे गया है, किसने लिखा है, कौन लिखा है, एक लोगों ने लिखा है, दो लोगों ने लिखा है, कितने लोगों ने लिखा है? क्या आपके अंदर कभी ये क्वेश्चंस अराइज हुए हैं? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशूज एंड आल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग हर एक भारतीय संविधान के बारे में, एक की एलिमेंट, एक जो छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईच ऑफ दिस फीचर इज़ द क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। और एक लोकतांत्रिक समाज में हमारा जो लोकतांत्रिक इंडिया है, यहाँ पर रहने के लिए हमारा संविधान कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो बी फोकस ऑन द डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक। तो आइए इस बुक के अलग अलग प्रकार के अलग अलग चैप्टर पे हम फोकस करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने संविधान को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है? क्यों नहीं लोग बिना किसी लिखित कायदे कानून के रह सकते हैं? क्या ज़रूरी है सबको नियम, कायदे, कानून बताना? सब लोग अपने मन से फ्रीली क्यों नहीं रह सकते हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ज़रूरी क्यों है। Today, most countries in the world have a constitution. संसार के लगभग हर एक देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। While our democratic countries are likely to have a constitution. चाहे लोकतांत्रिक हो, ठीक है, जो भी लोकतांत्रिक हैं, सबका अपना एक संविधान है। It is not necessary that all the countries had that a constitution are democratic. ये जरूरी नहीं हर एक जो भी देश हैं उनका जो संविधान हो वो डेमोक्रेटिक ही हो, लोकतांत्रिक हो। नहीं, एक ईश्वरवादी भी हो सकता है, राजतांत्रिक भी हो सकता है। जैसे कि नेपाल में पहले था राजतंत्रात्मक, वहाँ पे संविधान था। ठीक है, यानी संविधान तो सबका है, लेकिन किसी का डेमोक्रेटिक होता है, किसी का राजतांत्रिक होता है, जो इक्वल कोई राजा वहाँ पे शासन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। फर्स्ट, इट ले out certain ideas that from the basis of the kind of the country that we as citizen aspire to live in. सबसे पहले संविधान का जो काम होता है वो एक बेसिक आधार होता है कि कैसे हम अपने सिटी में एक नॉर्मली रह सकते हैं, रहने का तौर तरीका क्या है, कैसे हम अपने शहर में, अपने कंट्री में एक बेसिक नीड के सहायता से रह सकते हैं। या पुट अनदर वे, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमको ये बताता है दैट व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारे समाज का क्या उसका प्रकृति है, उसका नेचुरल प्रकृति क्या है हमारे समाज का, ये हमको संविधान बताता है। A country is usually made up of different communities of people who share certain belief but may not necessarily agree all of the issues.
हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और बहुत बहुत चीज़ों पर वो सेम थिंकिंग भी रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक इशू पर उनकी जो सोच हो वो सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ द रूल। तो यही तभी जहाँ हमारा मतभेद अलग हो जाता है वहाँ पर हमारा संविधान हमें हमारी सहायता करता है रूल करने के लिए, सिद्धांत बनाने के लिए। दैट ऑल पर्सन इज अ कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिस ऑफ दिस वे इन विच दे वेंट टू कंट्री टू बी गवर्नड। जहाँ पर किसी का मतभेद अलग होता है वहाँ पर संविधान अपना अधिकार दिखाता है कि इस देश में रहने वाले जो भी नागरिक हैं उन सबको ये चीज़ माननी पड़ेगी, और वो चाहे किसी धर्म किसी समुदाय के हो। अगर संविधान हमारे लिए वो चीज़ लागू करती है तो हमको वो चीज़ माननी पड़ती है। आप सबको पता है कि हम रोड पे जाते हैं तो हमको चालान देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बस हिंदू, हमारा हिंदू हिंदुस्तानों का है तो बस हिंदुस्तान हिंदुओं का है तो बस हिंदू हम पे चालान देंगे, नहीं। अब इस देश में जितने लोग हैं, जितने धर्म समुदाय के हैं, उन सब के लिए वो नियम हमारे संविधान से लागू है तो वो सभी लोग उसका टैक्स देंगे। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ This include not only the type of government but also an agreement on the certain ideas। ये जो हमारा संविधान है सिर्फ एक शासन ही नहीं है सरकार का, बल्कि एक विचार है सबकी विश्वास को, सब पूरे देश को एक हित में बांध करके रखने का। अगर ऐसा ना हो तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल और रेगुलेशन हो तो हमारा जो ये कंट्री है वो डेमोक्रेटिक न रह करके यहाँ पर दिन रात क्या होगा, दंगे फसाद होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर है। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस दो टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। नेपाल में दो ऐसे सिचुएशन हुए हैं बिल्कुल विपरीत। आइए उस सिचुएशन को हम देखते हैं। अ कंट्री दैट बॉर्डर्ड इंडिया ऑफ द नॉर्थ, जो कि हमारे नॉर्थ हिस्से में, यूपी के नॉर्थ हिस्से में जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है नेपाल से, उसी नेपाल की हम बात कर रहे हैं। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्ची। अगर हम बात करें तो नेपाल में राजतंत्र था कुछ समय पहले तक। अभी वहाँ पे एक राजा करते थे, वहाँ पर लोगों की मनमानी नहीं होती थी, लोग अपने लिए नेता नहीं चुन सकते थे। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 में जो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था वहाँ पर मोनार्ची था, यानी कि बस एक लोगों का शासन वहाँ चलता था। रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेसिस्ट विद द किंग, यानी जो भी अथॉरिटी होती थी वहाँ का, जो फाइनल निर्णय लेना होता था वहाँ का राजा लिया करता था। अ पीपुल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर द सेवरल डिकेड्स एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन द 2006। और जब जाकर एक लंबे समय तक नेपाल के लोगों ने ये लड़ा, अपने लिए आवाज़ उठाई, मूवमेंट किया, आंदोलन किया कि हमको भी अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमारा लोकतांत्रिक संविधान चाहिए, तब जाकर के 2006 में उनको फाइनली अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। यानी 2006 से पहले तक नेपाल में जो लोग हुआ करते थे, उन पे शासन करने वाले जो लोग थे वो मोनार्चिस्ट थे, राजतंत्रात्मक वहाँ पे प्रणाली थी। देखिए यहाँ पे दिया है, द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड सेवरल पीपुल्स स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी। नेपाल के लोग ये गवाही करते हैं कि वहाँ के हज़ारों लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किए हैं। There was a people struggle in 1990 that established democracy at the last of the 12 year। 1990 से शुरू किया इन लोगों ने आंदोलन, लगभग 12 वर्षों तक चलता रहा एंड 2002 तक। इन अक्टूबर 2002 द किंग ज्ञानेंद्र cities the most uprising in the countryside as his region began taking over different aspect of the government with the army assistant। वो ये जो किंग थे ये अपनी सेनाओं के साथ लोगों पे बहुत अत्याचार करते रहे अपनी वहाँ पे शासन चलाने के लिए, लेकिन लोगों ने नहीं माना। वो उनका विद्रोह करते रहे, लोग नेपाल के लोगों ने वहाँ पे विद्रोह करते रहे। द किंग दैन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी 2005। तब जा कर के वहाँ के राजा ने 2005 में सरकार बनाई और सरकार के हाथों में वहाँ की पूरी प्रजा की देख रेख सब कुछ सौंप दिया।
इन नवंबर 2005 द मॉइस ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टीज़। वहाँ पे 2005 में जो मॉइस थे उन्होंने दूसरी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया एंड साइन अ 12 पॉइंट एग्रीमेंट, और वहाँ पर 12 पॉइंट का एक एग्रीमेंट बना और उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, और तब जा कर के देखिए 12 पॉइंट एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू द लार्ज पब्लिक एट द इमिनेंट रिफ्यून टू द डेमोक्रेसी एंड द पीसेस। वहाँ उस अपॉइंटमेंट में ये एग्रीमेंट में सिग्नेचर है और उस पॉइंट में लिखा गया है कि अब यहाँ पर नेपाल में जो भी शासन होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। इन 2006 दिस पीपुल मूवमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी बिगेन गैनिंग इमेंस फोर्सेज द रिपीटिवली रिफ्यूज्ड द स्मॉल ओकेजन दैट द किंग मेड द फाइनली एट द अप्रैल 2006 द किंग रिसोर्टेड द थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इन 2008 नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एबोलाइजिंग द मोनार्ची। दिस एवर फोटो shown since the from the people's movement of the democracy in 2006। 2008 में जाकर के भारत में 2008 में जाकर के नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना है, नहीं तो इसके पहले क्या था, मोनार्चिस थी, वहाँ पे राजतंत्र था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Nepal was a monarchy. This previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1919, that reflected the fact that the final authority resided with the king. A people movement in Nepal fought for the several decades of the established democracy in 2006. The finally, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, the finally succeeded in the putting in end to the power of the king। और लास्ट में 2006 में चलकर जो राजा का पावर था उसको छीन लिया गया। The people had to write a new constitution, और वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान लिखा, established Nepal as a democracy। और संविधान में लिखा गया है कि नेपाल भी एक जनतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक संविधान वहाँ का बना। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि जो उनका पुराना संविधान है उस पर वो चलना नहीं चाहते थे, उनको अपने अनुसार नया संविधान चाहिए था, इसलिए लोगों ने वहाँ पे अपने संविधान को भी बदल डाला। बिकॉज इट इज़ नॉट द रिफ्लेक्ट दैट द आइडियाज़। क्यों बदला उन संविधान को? क्योंकि उनके संविधान में लिखे हुए जो रूल रेगुलेशन थे वो वहाँ के रहने वाले लोगों के विचार के हिसाब से बिल्कुल गलत थे, इसलिए उसके प्रति उन लोगों ने लड़ाई की और उस रूल को, उस रेगुलेशन को बदला। एज इन द गेम ऑफ द फुटबॉल, ठीक उसी तरह से जैसे जो फुटबॉल का गेम है, इन विच अ चेंज इट बी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम अनदर। ठीक उसी तरह से अगर हम जैसे संविधान में रूल को बदल करके हम लोग अपने हिसाब से संविधान बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग ये जो गेम है ना फुटबॉल का, इस गेम में अगर हम गेम के रूल को बदल दें तो ये गेम नहीं रह जाएगा। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्ची टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इस तरह से नेपाल ने मोनार्ची से होते हुए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक का अपना सफ़र तय किया। नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल is order to uses in a new society. This is the why the people of the Nepal adopted a new constitution for the country in 2015। और 2008 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा गवर्नमेंट तो बन गए, लेकिन उनका जो संविधान लिख करके तैयार हुआ है कब हुआ है, 2015 में हुआ है। द कैप्टन alongside elaborated Nepal struggle for the democracy। The second important purpose of the constitution is to define the nature of the country's political system। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका दूसरा काम क्या होता है, जिस भी देश में जहाँ की जो सरकार है जो काम कर रही है उसके नेचर को भी बताना। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो नेपाल में क्या था कि पहले वहाँ पर एक राजा ही शासन करेंगे और वहाँ के प्रजा को मानना पड़ेगा। In countries that have adopted a democratic form for govern or polity, the constitution plays a crucial role in the laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies। In a democracy, we choose our leader so that they can exercise power responsibility of our behalf। और जैसे डेमोक्रेटिक अगर हम मोनार्ची की बात करें, राजतंत्रात्मक में हमारे सुख दुख या फिर हमारे फ़ायदे नुकसान के बारे में कोई नहीं सोचेगा। राजतंत्रात्मक का मतलब है रूल इज़ रूल, अगर आप उसको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो आपके लिए वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके लिए आपको जो सज़ा होगी वो मिलेगी। लेकिन डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक अगर हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम अपने विचारों को, अपने सहूलियत को या फिर अपने पसंद के अनुसार अपने लीडर को चुन सकते हैं।
However, there is always the possibility that these leader might misuse their authority and the constitution usually provide safeguard against this। और इस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे नियम कायदे कानून लगाता है जो हम सभी देशवासियों के लिए एक सेफ गार्ड के रूप में हो, जो हम सबके लिए सही हो। दिस mises of the authority can be resulted in the gross injustice and the democrated in the classroom situation below। इस तरह के डेमोक्रेटिक या फिर मोनार्ची को हम लोग अपने क्लासरूम में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे। सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर। सुरेश क्या है, क्लास का मॉनिटर है। ही इज़ द बुली, लेकिन उसका बिहेव कैसा है, गुंडागर्दियों जैसा, जैसे होते हैं ना गुंडे टाइप को, उस तरह का उसका बिहेव है। हिज क्लासमेट आर नॉट टू फाउंड ऑफ हिम, लेकिन उसका जो क्लासमेट है वो उससे खुश नहीं रहते हैं। मिसेज़ राव द क्लास टीचर, मिसेज़ राव जो है कि क्लास टीचर हैं, हैज़ टू लीव द क्लासरूम फॉर सम अर्जेंट वर्क, उनको अपना क्लास छोड़ करके कुछ ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ता है। सी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास, सुरेश से कहा जाता है सुरेश प्लीज़ क्लास पे आप माइंड करिएगा, क्लास को देखते रहिएगा। सुरेश स्टार्ट पिकिंग एंड ऑन अनिल, और सुरेश क्या करता है, अनिल को परेशान करना शुरू कर देता है। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, सुरेश कहता है अनिल मैं आज मिसेस राव मैम से ना तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। बट व्हाट हैव आई डन, लेकिन अनिल कहता है कि लेकिन मैंने क्या किया कि तुम कंप्लेन करोगे। When Mrs. Rao returned to the class, जब मिसेज़ राव क्लास में रिटर्न आती हैं, मैम while you were away, अनिल kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. सुरेश ने क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया मैम से, मैम देखिए जब आप नहीं थी ना तो अनिल क्लास में बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहा था और मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। मैम क्या करती हैं, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल today and write I will not obey the class monitor, I will not disobey the class monitor 100 टाइम। मैम ने क्या पनिशमेंट दे दी, तुम कि छुट्टी के बाद रुकोगे और 100 टाइम लिखोगे कि मैं मॉनिटर को डिसोबे नहीं करूँगा 100 टाइम लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राजतंत्रात्मक प्रणाली हो गई ना, मोनार्ची हो गई। जो सुरेश ने कहा वो मैम ने मान लिया, ना कोई प्रूफ, ना उन्होंने किसी क्लास के बच्चे से पूछा, बस उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन अनिल बोलता रह गया कि मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से होता है एक राजतंत्रात्मक प्रणाली, ठीक है, जैसे कि आप लोग क्लासरूम में भी होता है। तो बच्चों इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।